फोन याद रखना लेकिन चार्जर भी ले जा रहा ना, लगेगा नहीं। हाँ चलो खरीद लेंगे चार्जर। Good evening, everyone. Can you hear me? चलिए तो बढ़ते हैं अब ग्राफ की लिंक रिप्रेजेंटेशन की कोडिंग में आगे। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि ग्राफ को अगर आप डायनेमिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको कितने स्ट्रक्चर्स की जरूरत है? 2। वेरी गुड। इन 2 में पहला कौन होगा? इन 2 में पहला होगा एज स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक डेटा होगा और एक होगा स्ट्रक्ट एज पॉइंटर नेक्स्ट। ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। देन नोड रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर और लगेगा। इसमें कितने मेंबर थे? इसमें कितने मेंबर डिस्कस करे थे अपन ने? नोड के अंदर 3। वेरी गुड। पहला इसका डेटा पार्ट, दूसरा नोड टाइप का पॉइंटर, राइट, विल कॉल इट नेक्स्ट, और तीसरा एज टाइप का पॉइंटर एंड विल कॉल इट ई नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे 2 डिक्लेरेशंस हो गए थे। अब इसके बाद अपन ने क्या डिस्कस करा? इसके बाद मैंने आपसे कहा था हमें इस प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस की जरूरत है ना? ठीक है, तो पहला फंक्शन जो हमें डिस्कस करना है वो है ऐड वर्टेक्स। अब अच्छे से सुनिएगा, ये क्या करेगा? ऐड वर्टेक्स जब भी कॉल होगा, ये यूजर से मांगेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू, उस वैल्यू को लेते हुए ये एक नोड क्रिएट कर देगा। यानी ऐड वर्टेक्स फंक्शन का बस इतना सा काम है कि हमारे ग्राफ में एक नया वर्टेक्स, एक नया नोड ऐड करें। अब आप याद करिए, जब आप लिंक लिस्ट में कोई नया नोड ऐड करते हैं तो यूजर से क्या लेते हैं? जल्दी बताइए। जब आप लिंक लिस्ट में कोई नया नोड ऐड करते हैं तो यूजर से डेटा मांगते हैं। सिर्फ इनपुट में क्या लेते हैं? डेटा ही लेते हैं ना। यहाँ भी डेटा ही लेंगे। यहाँ डेटा कौन है? यहाँ डेटा कैरेक्टर टाइप का है, क्योंकि नोड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद अल्फाबेटिक वैल्यूज A B C। तो ऐड वर्टेक्स कितने आर्गुमेंट लेगा? जल्दी जल्दी बोलिए। शाबाश अनमोल, 2 आर्गुमेंट लेगा। पहला आर्गुमेंट क्या होगा? पहला आर्गुमेंट बिल्कुल लिंक लिस्ट की तरह स्टार्ट को पॉइंट करने वाले पॉइंटर का एड्रेस होगा। डबल स्टार होगा बेटा, सिंगल स्टार नहीं। तो पहला आर्गुमेंट होगा स्ट्रक्ट नोड डबल स्टार, और दूसरा आर्गुमेंट होगा क्या? समझ आ रहा है डबल स्टार क्यों होगा? भूल भाग गए?
डबल स्टार ही है, वेरी गुड। फिर डबल स्टार इसलिए होगा क्योंकि आपका पॉइंटर नल है और जब पहला नोड बनेगा तो वो पॉइंटर उस नोड को पॉइंट करेगा। ये सब बातें लिंक लिस्ट में हम कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक दोबारा बताने की जरूरत है। नहीं है, याद है ना डबल स्टार क्यों है? क्योंकि पॉइंटर में चेंज होगा। ठीक है, दूसरा मैंने कहा था हमें फंक्शन बनाना है इंसर्ट एज। क्या करेगा ये फंक्शन? ये फंक्शन जब भी कट चलेगा यूजर से 2 वर्टिसेस मांगेगा और उन 2 वर्टिसेस के बीच में एक एज बनाएगा। 2 वर्टिसेस के बीच में एज बनाएगा का मतलब, अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो जो आपकी नोड्स वाली लिस्ट चल रही है उसके राइट साइड पे एक एज लिस्ट क्रिएट करके उसमें एक नया नोड ऐड करेगा। जो आपकी नोड्स वाली लिस्ट चल रही थी उसके साइड में जो एज लिस्ट चल रही थी उस एज लिस्ट में एक नया नोड आपका ये फंक्शन ऐड करेगा। राइट, तो अब आप मुझे बताइए ये कितने आर्गुमेंट्स लेगा? 3 आर्गुमेंट लेगा। पहला आर्गुमेंट होगा स्ट्रक नोड पॉइंटर, क्योंकि याद करिए वो जो एज लिस्ट है वो नोड से ही कनेक्टेड है ना, तो मुझे रूट नोड तो भेजना पड़ेगा ना, जो स्टार्टिंग नोड है उसका तो एड्रेस भेजना पड़ेगा, है ना। और फिर मुझे 2 कैरेक्टर देने पड़ेंगे, ये दोनों कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे 2 वर्टिसेस को। राइट, पहले वाला जो कैरेक्टर है उसको मैं सर्च करूंगा नोड में और वहां जाकर उसके राइट साइड पे ये नई वाली एज ऐड कर दूंगा मैं एक नया नोड बनाकर। इसके पैरामीटर में होंगे कैर कॉमा कैर, इसके 2 आर्गुमेंट होंगे कैर कॉमा कैर टाइप के। करेक्ट, आगे बढ़े। ठीक है, अभी बताइए जब यूजर आपको बोलेगा मुझे ए से बी इन दोनों वर्टिसेस के बीच में एज इंसर्ट करनी है, तो क्या ये गारंटी है कि ए और बी वर्टेक्स ग्राफ में होंगे ही होंगे? नहीं ना, वो गलत वर्टेक्स भी तो बोल सकता है। कौन गारंटी ले रहा है कि वो जो टाइप कर रहा है वो सही है? तो फिर हमें एक फंक्शन और चाहिएगा जिसका नाम होगा फाइंड वर्टेक्स। चाहिएगा? ठीक है, आप ध्यान से सुनिए क्या करेगा हमारे लिए। इस फंक्शन को हम जब भी कॉल करेंगे हम इसे कैरेक्टर पास करेंगे जो वर्टेक्स का नाम होगा या उसका डेटा होगा, जो भी आप माने। ये ढूंढ के बताएगा नोड लिस्ट में कि ये वाला वर्टेक्स नोड लिस्ट में है कि नहीं है, और अगर है तो ये हमें उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। दोबारा सुनिए, हमें एक फंक्शन चाहिए फाइंड वर्टेक्स, जिसे हम जब भी कॉल करेंगे हम इसे पास करेंगे एक पर्टिकुलर नोड का डेटा। ये फंक्शन उस नोड को नोड लिस्ट में चेक करेगा, अगर वो नोड नोड लिस्ट में हुआ तो ये फंक्शन हमें रिटर्न करे उसका एड्रेस, और अगर नहीं हुआ तो ये फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा नल। तो आप मुझे बताइए इस फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होगी? जल्दी बोलिए, सबसे पहले बताएं रिटर्न टाइप क्या होगी। ये हमें नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, है ना। और हम इसे पास क्या करेंगे? हम इसे पास 2 चीजें करेंगे, एक तो नोड लिस्ट का स्टार्टिंग नोड का एड्रेस जहां से सर्चिंग शुरू करनी है, और एक कैरेक्टर पास करेंगे जो वो डेटा होगा जो ढूंढना है। सही बात है, राइट। इन सब के अलावा एक होगा हमारा सिंपल सा फंक्शन डिस्प्ले। ठीक है, याद रखिएगा इस पूरे कोड में अभी और फंक्शंस बनेंगे। ठीक है, अभी मैंने रिमूव करने का डिलीट करने का ये कोई फंक्शन अभी नहीं बनाया, अभी हम सिंपल रख रहे हैं, सिर्फ ऐड कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं, इतना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये होंगे आपके फंक्शंस जो आगे और बढ़ेंगे। अब हम मेन बनाएंगे, मेन हमारा मेन्यू ड्रिवन होगा, चॉइस बेस्ड होगा। तो हमें यूजर के सामने ऑप्शंस रखने हैं एंड अकॉर्डिंग टू द चॉइस सेलेक्टेड बाय द यूजर एप्रोप्रिएट फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप लिंक लिस्ट में करते थे ऐसे यहाँ भी होगा, आप लेंगे एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर स्टार्ट, किससे इनिशियलाइज करेंगे इसको? बिल्कुल सही, इसको इनिशियलाइज करेंगे आप नल से। और क्या लगेगा? और कुछ लगेंगे वेरिएबल्स और 2 लगेंगे कैरेक्टर, क्योंकि आपका डेटा
कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है। एक आपको लेना पड़ेगा वेरिएबल चॉइस, जिसमें यूजर से आप ऑप्शन लेंगे और एक वेरिएबल हम और ले लेते हैं जो लूप कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। अब सीधे आ जाते हैं डू में। डू के अंदर आप यूजर के सामने ऑप्शंस लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला ऑप्शन आप यूजर को दे रहे हैं ऐड वर्टेक्स। अगर यूजर ये ऑप्शन चुनता है तो आपका प्रोग्राम ग्राफ में एक नया वर्टेक्स डायनामिकली ऐड करेगा। दूसरा ऑप्शन आप यूजर को दे रहे हैं इंसर्ट एज। अगर यूजर ये चूज करता है तो आपका प्रोग्राम ग्राफ में एक एज ऐड करेगा। तीसरा ऑप्शन आप यूजर को ऑफर कर रहे हैं डिस्प्ले, राइट। चौथा ऑप्शन आप यूजर को ऑफर कर रहे हैं कि वो इस पूरे मेन्यू सिस्टम से बाहर निकल जाए, दैट इज क्विट। ये हैं आपके यूजर को दिए जाने वाले 4 ऑप्शंस। इन 4 ऑप्शंस का जवाब आप यूजर से लेंगे बाय राइटिंग एंटर चॉइस। जो भी चॉइस यूजर की होगी स्कैनएफ से आप उसे स्कैन करके रख लेंगे अपने वेरिएबल चॉइस में, ठीक है। इसके बाद अब आएगा स्विच। यहाँ आ जाएगा चॉइस, ब्रेस ओपन। अंदर बनेगा आपका पहला केस, केस 1। केस 1 में आप लिखेंगे प्रिंट एफ। क्या मांगेंगे यूजर से, बताएं केस 1 में। अगर उसने चॉइस 1 ऑप्ट करी तो आप क्या मांगेंगे, आप सिंपली उससे मांगेंगे एंटर नोड डेटा। अगर उसे नोड ऐड करना है तो डेटा तो देना पड़ेगा ना। नोड का नाम ए है, बी है, सी है, क्या है। फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद बफर क्लीन होगा, एफ फ्लश पढ़ा है, क्योंकि आपने अभी अभी इंटीजर का स्कैनएफ लिया है। वो स्कैनएफ बफर में एंटर छोड़ देगा, वो स्कैनएफ इस स्कैनएफ को चलने नहीं देगा जिसमें आपने परसेंटेज सी लगाया हुआ है। तो बफर एम्प्टी करने के लिए एफ फ्लश, और या फिर परसेंटेज सी के पहले आपको देनी पड़ेगी स्पेस। सेकंड ऑप्शन ये है, ठीक। अब इसके बाद आप कॉल करेंगे ऐड वर्टेक्स। क्या पास करेंगे ऐड वर्टेक्स को, जल्दी जल्दी बोलिए। ऐड वर्टेक्स को क्या पास करेंगे, आर्गुमेंट्स बताइए। शाबाश। एड्रेस ऑफ स्टार्ट कॉमा चॉइस नहीं, ओ मैंने भी गलत इनपुट ले लिया है, CH में लेना होगा ना, चॉइस तो यूजर का ऑप्शन था, सॉरी। और CH, राइट, CH1 लाइक दिस, ठीक। और इसके बाद कर जाएंगे हम ब्रेक। केस 1 समझ में आ गया, बोलिए हाँ या ना, यस और नो। आ रहा है केस 1, ठीक। ऐसे ही अब है केस 2। अभी भी हम स्विच के अंदर ही हैं, ध्यान दीजिएगा। केस 2, केस 2 में आप यूजर से मांगेंगे 2 चीजें। क्या क्या 2 चीजें, एंटर सोर्स एंड डेस्टिनेशन वर्टिसेस। कौन कौन से 2 वर्टिसेस आपस में कनेक्ट कर रहे हैं ये तो यूजर ही बताएगा। अगेन बफर क्लीन होगा एफ फ्लश से, और फिर आप लेंगे स्कैनएफ %C एड्रेस ऑफ CH1 एड्रेस ऑफ CH2, ठीक। फिर बताइए किसे कॉल करेंगे आप, किसे कॉल करेंगे फिर इन चारों फंक्शंस में से। अब अगर उसे एज ऐड करनी है तो गुड, इंसर्ट एज को कॉल करेंगे, बिल्कुल ठीक। कितने आर्गुमेंट देंगे इंसर्ट एज को, इंसर्ट एज को कितने आर्गुमेंट भेजेंगे, 3। पहला क्या होगा, पहला होगा स्टार्ट, दूसरा होगा CH1, तीसरा होगा CH2।
और ब्रेक। देन विल हैव केस 3। केस 3 में यूजर से कुछ लेना नहीं है, सीधे आपको ग्राफ को प्रिंट करना है, तो विल कॉल डिस्प्ले, पास कर देंगे आप स्टार्ट। केस 4, केस 4 का मतलब यूजर क्विट करना चाहता है, तो हम स्टॉप को 1 कर देते हैं, यहां से ब्रेक, डिफॉल्ट। ये तब चलेगा जब यूजर ने चॉइस ही गलत दी होगी, तो प्रोग्राम बोल देगा रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन। ये बंद होगा स्विच, ये बंद होगा डू वाइल। और ये लूप कब तक चलना है? ये लूप कब तक चलना है? वाइल व्हाट? क्या कंडीशन? वाइल स्टॉप डबल इक्वल्स टू 0। ये लूप तब तक चलना है जब तक स्टॉप 0 है। ठीक, ये हो गया मेन फंक्शन बन के तैयार। अब फटाफट ऐड वर्टेक्स बना दीजिए, तो बिल्कुल लिंक लिस्ट जैसा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऐड वर्टेक्स का कोड लिख दीजिए। फाइंड वर्टेक्स को हम इंसर्ट एच के अंदर से कॉल करेंगे, मेन से थोड़ी कॉल करेंगे। इंसर्ट एच कॉल करेगा फाइंड वर्टेक्स को, मेन थोड़ी। क्लियर? मेन से तो हम बस इंसर्ट एच कॉल करेंगे, बाकी सारे काम इंसर्ट एच फंक्शन के हैं। करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ इफ एल्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन फाइंड वर्टेक्स रिटर्न वैल्यू आप डिसाइड करेंगे इंसर्ट एच कॉल होना है कि नहीं। बनाए जल्दी जल्दी ऐड वर्टेक्स। इंसर्ट एज में सिंगल स्टार क्यों लिया है? क्योंकि इंसर्ट एज के कारण नोड लिस्ट में कोई चेंज थोड़ी आएगा। सिंगल स्टार और डबल स्टार के पीछे क्या स्टोरी होती है सुमित? डबल स्टार कब लेते हैं हम? जब हमारे पॉइंटर में चेंज आए। तो जो हमारा नोड लिस्ट का पॉइंटर है, स्टार्ट पॉइंटर, उसमें कोई चेंज थोड़ी आएगा। बन गया ऐड वर्टेक्स। चलो ऐसे ही बताओ आप मुझे फटाफट।
एड वर्टेक्स का हेडर तो हो जाएगा void add vertex, आर्ग्यूमेंट टाइप हो जाएगा struct node डबल पॉइंटर ps कॉमा char ch। बताइए पहला काम क्या करेंगे एड वर्टेक्स के अंदर आकर? लिंक लिस्ट में जब नोड ऐड करते थे तो पहला काम क्या करते थे आप? जल्दी जल्दी बोले। वेरी गुड। पहला काम होगा कुछ पॉइंटर्स आप डिक्लेयर करेंगे। कितने पॉइंटर लगेंगे आपको यहाँ? यहाँ कितने पॉइंटर की जरूरत है? यहाँ जरूरत है आपको 2 पॉइंटर्स की। एक तो नए नोड को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, एक ट्रैवर्स करेगा, ठीक। देन p इज इक्वल्स टू struct node pointer malloc size of struct node आएगा। ये बना आपका नया नोड। इसके बाद इस नए नोड में डेटा पार्ट सेट होगा। कौन आएगा डेटा पार्ट में? ch आएगा, ठीक। इस नए नोड का जो नेक्स्ट होगा वो भी नल होगा। और रिकॉल करिए अभी इसकी एज में भी साइड में भी कोई लिस्ट क्रिएट नहीं होगी तो इनेक्स भी नल होगा। होगा कि नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल अक्षय, ये लगा सकते हैं अपन अगर हमें ये चेक करना हो मेमोरी में स्पेस है या नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। नया नोड बनने के बाद अगला स्टेप क्या होगा आपका? लिंक लिस्ट में नोड बनाने के बाद पहला काम क्या करते थे अपन? चेक करते थे ये नोड फर्स्ट नोड बन रहा है क्या। तो आप चेक करेंगे क्या वैल्यू एट पीएस में नल है। अगर वैल्यू एट पीएस में नल है तो ये पहला वर्टेक्स क्रिएट हुआ है ग्राफ का, तो क्या करें? अगर ये ग्राफ का पहला वर्टेक्स क्रिएट हुआ है तो क्या करें? तो फिर इसे जोड़ दें आप स्टार्ट से, तो वैल्यू एट पीएस में p असाइन करें और रिटर्न कर जाए। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब इसको जोड़ना है लिस्ट के लास्ट में। फिर क्या करते थे? टेम्प को इनिशियलाइज करते थे फर्स्ट नोड से, फिर एक लूप चलता था जो तब तक चलेगा जब तक क्या? वाइल टेम्प एरो, लूप की कंडीशन वाइल टेम्प एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ओके, और लूप के अंदर आप लिखेंगे टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, राइट। ये आपका पॉइंटर बढ़ता जाएगा। फिर इसके बाद लूप से बाहर निकलने के बाद अगला काम होगा टेम्प के नेक्स्ट में असाइन कर दें आप p। ये हो गया हमारा ऐड वर्टेक्स फंक्शन तैयार। क्लियर है? आगे बढ़ें, ठीक है। अब इससे पहले कि हम इंसर्ट एज बनाएं हमें फाइंड वर्टेक्स बनाना होगा, ठीक है। मैं फाइंड वर्टेक्स के बारे में आपको फिर बता दूं कुछ। फाइंड वर्टेक्स का काम क्या है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड करा हो तो हमारा ग्राफ का डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा था। ये हमारी नोड्स की लिस्ट थी। इमेजिन करिए ग्राफ में हमारे पास 4 नोड्स हैं। यहाँ A था, यहाँ B था, यहाँ C, यहाँ D। हर एक पॉइंटर अपने से आगे वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। यहाँ लास्ट में नल था, ठीक। और इमेजिन करिए B के एडजेसेंट नोड्स हैं 2, B C और D से कनेक्टेड है। तो यहाँ ऐसे C और D रहा होगा और यहाँ पे रहा होगा नल। और इमेजिन करिए D कनेक्टेड है A से, तो यहाँ एक नल रहा होगा। ये आपका मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है। अब फाइंड वर्टेक्स का काम क्या है? जल्दी बोलिए। हम फाइंड वर्टेक्स को क्या देंगे और फाइंड वर्टेक्स हमें क्या देगा?
हम फाइंड वर्टेक्स को इस नोड का एड्रेस पास करेंगे, फर्स्ट नोड का एड्रेस, और साथ में पास करेंगे एक डेटा, और वो इस चारों नोड्स में चेक करेगा हमारा डेटा किससे मैच कर रहा है। जिससे भी मैच कर रहा है वो हमें उसका रिटर्न कर देगा एड्रेस, और ना मैच कर रहा हुआ तो, किसी से मैच नहीं करेगा तो रिटर्न करना चाहिए उसे नल। ठीक है, प्रोटोटाइप हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फाइंड वर्टेक्स की प्रोटोटाइप है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर फाइंड वर्टेक्स, पास हम उसे करेंगे नोड लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस, तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पी ले लेते हैं, और कैर डेटा ले लेते हैं, और CS ले लेते हैं। अब जरा इसकी कोडिंग बनाइए, तो लॉजिक लिखिए इसमें ऐसा कि ये नोड लिस्ट में CH को मैच करे, CH अगर किसी भी नोड के डेटा पार्ट से मैच कर जाए तो उस नोड का एड्रेस रिटर्न कर दे, ना मैच करे तो रिटर्न कर दे नल। बनाइए। P इस समय कहां पॉइंट कर रहा है, जल्दी जल्दी बोलिए, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। P कहां पॉइंट कर रहा है, P पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, P के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है। अब आगे का लॉजिक फिट कीजिए इस फंक्शन के अंदर। कितना टाइम लगेगा इतना सा कोड लिखने में, इतना समय? वेरी गुड, सिंपल सा लॉजिक है। यहां लिख दीजिए while P इज नॉट इक्वल टू नल, ये हो जाएगी आपकी कंडीशन। ठीक है, यहां आ जाएगा इफ
P arrow data डबल इक्वल टू CH। अगर P का डेटा CH से मैच करता है तो लिख दीजिए रिटर्न P, नहीं तो P इक्वल टू P एरो नेक्स्ट कर दीजिए और लूप से बाहर आकर क्या लिख दें, लूप से बाहर आकर क्या लिख दें, लिख दीजिए रिटर्न नल। अगर लूप से बाहर आए तो इसका मतलब यही हुआ ना कि नहीं मिला नोड, बताइए, यही हुआ ना इसका मीनिंग। वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए, तो ये हो गई हमारी फाइंड वर्टेक्स की कोडिंग। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंसर्ट एज। सबसे पहले लेते हैं इंसर्ट एज का हेडर, जो होगा void insert edge, आर्ग्यूमेंट टाइप हो जाएगा struct node pointer p, कॉमा char s, कॉमा char d। ठीक है, s है हमारा सोर्स, d है हमारा डेस्टिनेशन। ठीक, अब यहां आकर मैं कुछ पॉइंटर्स ले रहा हूं जिनका पर्पस आपको अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। एक नोड पॉइंटर क्यों लिया है मैंने, और दो मैंने एच पॉइंटर्स लिए आर और टी। क्यों लिए हैं अभी समझ आ जाएगा। फिलहाल आप मुझे बताइए, इंसर्ट एज में आते ही सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे पी में नल है क्या। अगर पी में नल है इसका मतलब ग्राफ ही नहीं बना है, तो एज इंसर्ट कैसे होगी, सही बात है। अगर पी में नल है तो इसका यही मतलब हुआ ना, ग्राफ ही नहीं बना है। तो अगर ग्राफ ही नहीं बना है तो फिर इंसर्ट कैसे हो जाएगी, वैल्यू, करेक्ट, राइट। तो इफ पी डबल इक्वल्स टू नल तो आप लिख देंगे प्रिंट एफ एम्प्टी ग्राफ, और यहां से कर जाएंगे हम रिटर्न। ठीक, अब अगर इस इफ में नहीं गए तो हमारा अगला टास्क क्या होगा, जल्दी बोलिए। अगर इस इफ में नहीं गए तो हमारा अगला टास्क क्या होगा, नहीं, लूप कैसे लगा लेंगे, अगला टास्क होगा हम सर्च करेंगे ना। फाइंड वर्टेक्स को सर्च करना, कॉल करेंगे ना, ढूंढे तो पहले जो वर्टिसेस दिए हैं वो हैं भी कि नहीं। आप ये बताइए फाइंड वर्टेक्स को कितनी बार कॉल करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स आर वी गोइंग टू कॉल फाइंड वर्टेक्स। दो बार कॉल करेंगे, वेरी गुड। एक बार नहीं, दो बार करेंगे। दो बार क्यों करेंगे, दो बार इसलिए करेंगे क्योंकि हमें क्या मालूम यूजर ने दोनों में से कौन सा वर्टेक्स सही दिया है कि गलत दिया है। हो सकता है सोर्स गलत हो सकता है डेस्टिनेशन गलत हो। जब तक ये दोनों वर्टिसेस ग्राफ में नहीं होंगे तब तक एज कैसे होगी इनके बीच में क्रिएट, खुद सोचिए आप। जब तक ये दोनों वर्टिसेस ग्राफ का पार्ट नहीं होंगे तब तक इनके बीच में एज कैसे क्रिएट होगी, है ना। तो हमें इसे कॉल करना पड़ेगा दो बार। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू फाइंड वर्टेक्स, ओके, पैरेंथेसिस में पास करेंगे P, S, ऐसे करेंगे। ठीक है, ये हमने सोर्स वर्टेक्स पता करवाया। अब बताइए Q में क्या आएगा, जल्दी बोलिए Q में क्या आएगा। या तो नल आएगा और या तो एड्रेस आएगा। ठीक, अगर नल आया तो हम क्या करें, अगर नल आया तो हम क्या करें, तो हमारे फंक्शन को यहीं बंद कर दें।
अगर नल है तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है आगे, इसका मतलब यूजर ने गलत नोड का नाम दिया है। तो हम यहाँ लिखते हैं printf source vertex is missing। ठीक, और यहाँ से कर जाइए रिटर्न फाइन। ठीक, अब इसके बाद किसे कॉल करें? फाइंड वर्टेक्स दोबारा कॉल होगा। फाइंड वर्टेक्स को हम दोबारा कॉल करेंगे, यस बिल्कुल दोबारा कॉल करेंगे। ठीक, अब जब दोबारा कॉल करेंगे तो उसकी रिटर्न वैल्यू को रखना होगा कि नहीं, हमें कहीं नहीं रखना होगा। क्यों नहीं रखना होगा? क्योंकि जो दोबारा हम ढूंढ रहे हैं वर्टेक्स वो डेस्टिनेशन वर्टेक्स है ना। हमें क्या करना है? डेस्टिनेशन वर्टेक्स का एड्रेस लेकर जो हमें एज ऐड करनी है वो तो सोर्स वर्टेक्स के साइड में जाके करनी है ना, इसलिए हमने सोर्स वर्टेक्स के एड्रेस को क्यू में रखा है। जैसे इस डायग्राम को देखिए, यूजर आपसे बोलता है मुझे वर्टेक्स सी के साथ डी को कनेक्ट करना है, तो आप मुझे बताइए आप किसके साइड में जाकर एज क्रिएट करेंगे? डी के साइड में जाकर एज क्रिएट करेंगे कि सी के साइड में करेंगे? सी के साइड में करेंगे ना। तो आपको डी के एड्रेस की जरूरत है क्या? डी का एड्रेस रखना है क्या आपको? नहीं, आपको सिर्फ ये चेक करना है डी होना चाहिए ग्राफ में, यस और नो? है कि नहीं? राइट, तो हमें तो सिर्फ ये साइड वाला बनाना है ना, करेक्ट। और यहाँ पर हम अपना डी ऐड कर देंगे, तो हमें एड्रेस तो इसका चाहिए ना, इसका एड्रेस रख के क्या करेंगे हम? क्लियर है मेरी बात? तो फिर हम यहाँ इफ में डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं फाइंड वर्टेक्स को, यहाँ इफ में फाइंड वर्टेक्स को डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। इफ फाइंड वर्टेक्स पी कॉमा आपकी बार डी डबल इक्वल्स टू नल, अगर ऐसा है तो फिर हम प्रिंटफ में क्या लिख दें? डेस्टिनेशन वर्टेक्स मिसिंग, यही होगा, और यहां से कर जाए रिटर्न। आ रहा है समझ? क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब आगे का लॉजिक बताइए क्या करेंगे। पता चला नोड है और हमारा जो क्यू पॉइंटर है वो क्यू पॉइंटर है सी को पॉइंट कर रहा है, जैसा अपन ने अभी लॉजिक समझा। अब क्या करना है? वेरी गुड, अब एक लूप चलाना है, लेकिन लूप चलाने से पहले एक नोड तो बना लें। जो ये वाला नोड तो बनेगा ना जो ऐड होगा राइट में। ओके, तो एक नोड क्रिएट कर लेते हैं। वो नोड किस टाइप का होगा? एज टाइप का कि नोड टाइप का? वो नोड होगा एच टाइप का। तो हमारे वो जो दो पॉइंटर उनमें से एक काम आ जाएगा आर नोड बनाने के लिए, राइट। तो हम आर में क्रिएट कर देते हैं स्ट्रक्ट एज पॉइंटर एमएलॉक, और यहाँ पास कर देते हैं साइज ऑफ स्ट्रक्ट एज। ठीक है, ये हो गया आर क्रिएट। ठीक, फिर हम लिखते हैं आर के डेटा पार्ट में असाइन हो जाए डी करना होगा। वो जो एज को रिप्रेजेंट करने वाला नोड बन रहा है उसमें डेस्टिनेशन वर्टेक्स आएगा, और आर के नेक्स्ट में क्या आएगा? शाबाश, नल आएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करें? अब इसके बाद क्या करें? नहीं 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 मनीष, लूप नहीं। सुनो ध्यान से, लूप तो आप तब चलाओगे ना जब आपको ये कंफर्म हो कि ये जो नया नोड बना है इसके पहले भी एज में नोड्स हैं। अगर ये पहला ही नोड है तो लूप क्यों चलाओगे? सीधे कनेक्ट कर दोगे ना इस वाले पॉइंटर को इस नए नोड से, है कि नहीं? नहीं अक्षय, पी डबल इक्वल टू नल चेक नहीं होगा, चेक होगा क्यू का ई नेक्स्ट डबल इक्वल टू नल। ये पॉइंटर अगर नल है इसका मतलब एज लिस्ट नहीं बनी हुई है ना। सोचो, अपन को पी डबल इक्वल टू नल थोड़ी चेक करना है, पी तो पूरे ग्राफ को पॉइंट कर रहा है, हमें चेक करना है इसको, राइट।
नहीं है ना मनीष, गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा लूप, क्योंकि जब तुम लूप के अंदर एंटर करोगे तो हर बार क्यू में ई नेक्स्ट नहीं होगा, नहीं डाल सकते मनीष, सोचो। जब तुम लूप में एंटर कर जाओगे तो फिर आगे बढ़ने के लिए तुम्हें हर नोड का नेक्स्ट चेक करना है। ई नेक्स्ट सिर्फ पहले नोड में है, हर नोड में ई नेक्स्ट नहीं है। फंस जाओगे, लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है लॉजिक में, यहाँ अपन को ई नेक्स्ट तो अलग से ही देखना पड़ेगा। ठीक, तो अब आप चेक करेंगे, अगर क्यू का ई नेक्स्ट डबल इक्वल्स टू नल है, इसका क्या मतलब है, ये एज वाला नोड पहला नोड बन रहा है, तो क्या करें, अगर ये एज वाला नोड पहला नोड बन रहा है तो क्या करें, तो अपन लिख दें क्यू एरो ई नेक्स्ट इज इक्वल टू आर, है ना, और यहां से कर जाए रिटर्न। अब अगर ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है, देन व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब है एज वाली लिस्ट में नोड्स हैं, तो फिर हम टी में क्या डालें, टी में डालें हम क्यू का नेक्स्ट, डाल दिया। फिर लगाएं एक वाइल, वाइल में कंडीशन क्या होगी, वाइल में कंडीशन होगी टी में डालें क्यू का ई नेक्स्ट, सॉरी नॉट नेक्स्ट, ई नेक्स्ट। तो ये जो टी है ये पॉइंट करने लगेगा एज वाले नोड्स में पहले नोड को। अब कंडीशन होगी वाइल टी एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, टी को बढ़ाते चले, टी इक्वल टू टी एरो नेक्स्ट, और जब ये टी रुके तो इसको कनेक्ट कर दें अपन नए नोड से, क्या लिखकर, टी एरो नेक्स्ट इक्वल टू आर, और एक मैसेज दे दें, टी की जगह क्यू को ले लें। क्यू की डेटा टाइप क्या है जितेंद्र, क्यू की डेटा टाइप क्या है, नोड, और ये जो लिस्ट को आप ट्रैवर्स कर रहे हैं ये एच टाइप की लिस्ट है, एच टाइप की लिस्ट को नोड टाइप का पॉइंटर कैसे ट्रैवर्स कर सकता है, यहाँ यूजर को एक मैसेज दे दिया जाए, एज एडेड सक्सेसफुली, फंक्शन हमारा यहाँ पर हो गया एंड। आ गया समझ, एज इंसर्ट करना। अब आप फटाफट डिस्प्ले बनाओ जरा, और डिस्प्ले में जो आउटपुट चाहिए मुझे ऐसा चाहिए, नोड प्रिंट हो और साइड में उसके एडजेसेंट नोड्स प्रिंट हो। तो मान लीजिए ए के जो एज लिस्ट है उसमें बी और सी है तो ऐसे आए, बी की एज लिस्ट में मान लीजिए डी ए और सी है तो ऐसे आए, सी की एज लिस्ट मान लीजिए ब्लैंक है तो कुछ ना आए, डी की एज लिस्ट में बी और ए है तो ऐसे आए, ऐसा आउटपुट चाहिए। बनाइए तो जरा डिस्प्ले का कोड। बन रहा है डिस्प्ले,
हो गया? बोलें। डिक्लेरेशन होगा वॉइड डिस्प्ले, आर्ग्यूमेंट में आएगा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पी, अंदर while start is not equal to null। ये भी तो चेक करेंगे मनीष, ग्राफ एम्प्टी तो नहीं है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है ना, तो पता चला कोई वर्टेक्स ऐड हुआ नहीं और यूजर ने डिस्प्ले कॉल कर लिया। यूजर तो रैंडमली किसी भी फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो पहला स्टेप तो आपका ये होगा, एक तो लोकल पॉइंटर्स लगेंगे, स्ट्रक्ट एज पॉइंटर टेम्प ले लेते हैं अपन एक, क्योंकि हमें एज लिस्ट को भी ट्रैवर्स करना है। अब यहाँ आप चेक करेंगे इफ p डबल इक्वल टू नल, अगर p में नल है तो printf will say graph is empty, राइट, और यहां से कर जाइए रिटर्न। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप while लूप लगाएंगे जो तब तक चलेगा जब तक p नॉट इक्वल टू नल है। while के अंदर करेंगे आप दो काम। सबसे पहले जिस नोड पे आप हैं उसके डेटा पार्ट को कर देंगे प्रिंट बाय राइटिंग %c p एरो डेटा, और फिर इस नोड की एज लिस्ट को करेंगे अपन ट्रैवर्स। ये करने के लिए टेम्प में स्टोर करेंगे p का ई नेक्स्ट, ऐसे ही होगा, टेम्प इक्वल टू p एरो ई नेक्स्ट, तभी हमें एज का पहला नोड मिलेगा। अब यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी while temp is not equal to null, ओके, फिर while के अंदर टेम्प पर लूप चला देंगे। while के अंदर आप लिखेंगे printf %c temp एरो डेटा, और टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे बाय राइटिंग टेम्प इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, होगा। ठीक है, अब जब इस लूप से बाहर आएंगे तो स्क्रीन पे जो इसके राइट साइड पे नोट्स प्रिंट होंगे उनमें लास्ट में कॉमा भी प्रिंट होगा लास्ट वाले नोट के बाद। तो ये ऐसा दिखेगा ना b c, वो लास्ट वाला कॉमा कैसे हटाएं? कुछ पढ़ा है सी में? लास्ट वाला कॉमा कैसे हटाएं? वेरी गुड। इस लूप से बाहर आकर एक बार बैकस्लैश b लगाइए तो कर्सर कहाँ आएगा? कॉमा पे आ जाएगा, और फिर एक स्पेस दे दीजिए तो कॉमा हो जाएगा ओवरराइट, करेक्ट। ये उस कॉमा को हटाने के लिए जो जबरदस्ती लास्ट नोट के बाद लग जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो आपका मेन वाइल लूप है उसके पॉइंटर को आगे बढ़ाइए बाय राइटिंग p इक्वल टू p एरो नेक्स्ट। ये हो जाएगा डिस्प्ले करने का लॉजिक। आ गया? सारे फंक्शन समझ आ गए? ऐड वर्टेक्स, फाइंड वर्टेक्स, इंसर्ट एज, डिस्प्ले, चारों गुड। अब आपके असाइनमेंट्स जो आपको इसमें बनाने हैं, एज आई सेड हमने सिर्फ नोट्स ऐड करे, उन्हें हटाने के लिए कुछ नहीं करा है। अगर ग्राफ डायनेमिक है तो नोड्स या वर्टिसेस हटेंगे भी
राइट और ऐसा भी हो सकता है एज हटे, राइट। तो अब आपका टास्क है राइट फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1, for deleting a vertex from the graph। ग्राफ से आपको एक वर्टेक्स हटाना है, फंक्शन की प्रोटोटाइप बताइए। एक फंक्शन ऐसा बनाना है जो ग्राफ से वर्टेक्स को हटाए, वो वर्टेक्स जो यूजर दे रहा है। फंक्शन की प्रोटोटाइप बताइए। रिटर्न टाइप वॉइड, नाम हो जाएगा रिमूव वर्टेक्स। आर्गुमेंट टाइप बताएं। गुड, आर्गुमेंट टाइप होगी स्ट्रक्ट नोड डबल पॉइंटर कॉमा कैर, ऐसे ही होगा, ठीक है। दूसरी बात, जब वर्टेक्स हटेगा तो ये तो कंफर्म बात है कि नोड लिस्ट में से डिलीट हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए यूजर कहता है मुझे बी हटाना है, तो आप इस बी को तो डिलीट ही कर देंगे, लेकिन गौर करिए खाली बी डिलीट नहीं होगा, बी के साइड में जो एज लिस्ट दिख रही है आपको, ये भी फ्री करनी होगी, वरना ये सारे के सारे डैंगलिंग पॉइंटर्स बन जाएंगे। एक बात, यानी अगर नोड हटता है तो साइड की एज लिस्ट भी हटे, है ना। दूसरी बात, ये नोड कहीं और भी आ रहा होगा किसी की एज में, ये नोड किसी की एज में आ रहा होगा, सोचिए आ रहा होगा, है ना। सपोज करिए ये नोड आ रहा था सी की एज में, ऐसे, तो आपको सी की एज में जाकर ये वाला बी भी हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि जब बी ग्राफ से ही हट गया है तो किसी एज में कैसे रहेगा। तो रिमूव वर्टेक्स हल्का फुल्का नहीं है, बहुत सारी चीजें रिमूव करनी होंगी। जब वर्टेक्स रिमूव होगा तो खुद वो वर्टेक्स ग्राफ से हटे, वो वर्टेक्स की एज लिस्ट हटे, और वो वर्टेक्स जिनकी एज लिस्ट में आ रहा है उस एज लिस्ट में से भी वो वर्टेक्स हटे। इतना सब कुछ करेंगे जब आप रिमूव वर्टेक्स बनाएंगे तो, राइट, क्लियर है। तो एक तो बनेगा रिमूव वर्टेक्स, दूसरा बी फॉर डिलीटिंग द एज फ्रॉम द ग्राफ, फॉर डिलीटिंग द एज फ्रॉम द ग्राफ, मतलब अब आपको एक फंक्शन ऐसा बनाना है जो एज को डिलीट करेगा, ठीक। अब जब एज डिलीट होगी तो यूजर से क्या मांगेंगे आप, ऑब्वियस सी बात है यूजर से दो चीजें मांगेंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन मांगेंगे। तो फंक्शन की प्रोटोटाइप बताइए, एज रिमूव करने वाले फंक्शन की प्रोटोटाइप। स्ट्रक्ट नोड डबल पॉइंटर क्यों आएगा अक्षय, एज के हटने से नोड लिस्ट में क्या चेंज आएगा। तो नोड लिस्ट के पॉइंटर में थोड़ी चेंज आ रहा है, वो तो नोड में चेंज आएगा ना। है ना, तो सिंगल पॉइंटर ही तो लगेगा। तो वॉइड रिमूव वर्टेक्स, सॉरी रिमूव एज, आर्ग्यूमेंट होगा इसका
स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर कॉमा कैर, वैसा ही तो होगा जैसा इंसर्ट एच था, राइट? सही कह रहा हूं? चलिए, तो ये 2 असाइनमेंट्स हैं, ये 2 फंक्शंस हैं जिन्हें अटेम्प्ट करके लाइएगा आप, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपन ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।